सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर, गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुक कर बैठें, न तन कर बैठें। सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबी गहरी श्वास भर लें। आराम से नीचे रख लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए और जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। और लौट रही प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आ रही प्रत्येक श्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है और जा रही प्रत्येक प्रश्वास अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता के चरम बिंदु को छू रही है। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ कर लें। अगले ही क्षण जैसे ही नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह पहला स्पर्श अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू कर दें। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह अंदर आ रही वायु परिपूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंच रही है। तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर जैसे ही स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल जा रही है, गिनती भी बदल दें। पुनः नए सिरे से 1 से गिनना शुरू। जब तक यह सहज भाव से जाती हुई प्रश्वास रिक्तता के चरम बिंदु तक पहुंच रही, तब तक गिनती चल रही है। इसी क्षण प्रवाह की दिशा पुनः बदली, पुनः गिनती बदल दें। आ रही श्वास के साथ पृथक गिनती और जा रही प्रश्वास के साथ पृथक गिनती गिने। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें।
इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए, यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास से निश्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही आने वाली श्वास का वह पहला स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनते गिनते जाए, परिपूर्णता के चरम बिंदु तक जितनी गिनती हुई ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकले प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, लेकिन अवरुद्ध न होने पाए। ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास 2 गुना समय लेकर निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। हर आने वाली श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तरी अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे हर अगली पुनरावृत्ति के साथ अभ्यास की दृढ़ता बढ़ती जा रही है, हमारे स्वभाव का अंश बनता जा रहा है, हमारी आदत में ढलने लगा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कुछ अंकुश लगाए थे, कुछ लगाम कसी थी, अब वे अनावश्यक हो गई हैं। अब अंकुश की ज़रूरत ही नहीं रही, लगाम की कोई आवश्यकता नहीं। सहज भाव से आती श्वास, स्वच्छंदता से आती श्वास और स्वाधीनता से जाती प्रश्वास। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन श्वासों की लय में इन क्षणों में हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली स्वाभाविक श्वास की तुलना में वह जाने वाली स्वाभाविक प्रश्वास स्वानुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय में ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए अब हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए सीना फैलाते जाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक, कंठ तक श्वास भर ले और कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास। क्रमिक लयबद्धता से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, उत्तरोत्तर सीना नीचे और गहन प्रश्वास, प्रयत्न करना अभी का संकुचन और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूलबन शिथिल सहज श्वास, नाभि शिथिल निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास,
कंधे शिथिल सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, नाभि शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। स्वर परीक्षण कर ले, मुद्रा धारण कर ले। 2 आवृत्ति अनुलोम विलोम की, अंतरकुंभक बहिर्कुंभक दोनों के साथ। हर एक आवृत्ति के बाद कुछ थोड़ा अंतराल। जो स्वर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण को रखकर अंतरकुंभक करें। मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंधु शिथिल। जिस स्वर से बाह्य कुंभक किया उसी से अंतर कुंभक। मंदवेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंधु शिथिल, हाथ नीचे, 2-3 लंबे गहरी श्वास प्रश्वास। दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करेंगे। पुनः एक स्वर खुला एक बंद। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक कर अंतर कुंभक करें। मंदवेग से विपरीत स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। जिस स्वर से वायु कुंभक किया उसी से अंतर कुंभक। विपरीत स्वर से मंद गति से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंधु शिथिल, हाथ नीचे, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। पुनः स्वर परीक्षण कर देखें। आए हुए परिवर्तन के साक्षी बने। यहाँ से सुषुम्ना के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। पहला प्रयोग शक्ति चालिनी मुद्रा। बायां नथुना बंद करके दाहिने से पूरक करना है, अंतर कुंभक करना है।
रेचन बाएं से करना है, बाह्य कुंभक करना है। बाह्य कुंभक की स्थिति में मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार अपनी पूरी शक्ति से दोहराना। बाएं रचना बंद, दाहिने से पूरक आंतर कुंभक। मंद वेग से बाएं स्रोत से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराए। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हो रहे हैं यही मूलाधार चक्र है। प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, स्पष्ट पहचान, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं रहा। तो अगले सोपान पर वज्रोली मुद्रा, दोनों स्वर से पूरक आंतर कुंभक, दोनों स्वर से रेचन बाह्य कुंभक और बाह्य कुंभक की स्थिति में वज्र नाड़ी का संकुचन मोचन। दोनों स्वर से पूरक करें, आंतर कुंभक करें। मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्र नाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंध शिथिल सहज साधारण श्वास। मांसपेशियों का क्षेत्र बदलते ही अनुभूति का केंद्र बदल गया। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे अब पेड़ों के पीछे रीढ़ पर मूलाधार से कुछ ऊपर जिस बिंदु पर घनीभूत हो रही है वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत है वही स्वादिष्ठान चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। तो अगले सोपान पर प्लाविनी प्राणायाम। उदर को गुब्बारे की तरह फुला दें। अपनी पूरी क्षमता से जितना अधिकाधिक फुला सकें, पूरा वायु का दाब नाभि पर घनीभूत हो जाए। दृढ़ता से अंतर कुंभक, सुखपूर्वक जितनी देर कुंभक रख सकें रखें। फिर मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। प्लाविनी प्राणायाम। श्वास भरें, पेट फुलाएं। मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन। परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक नाभि के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए वही मणिपुर चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। तो अगले सोपान पर भस्त्रिका प्राणायाम।
सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूर्वक इस प्रकार करें कि रेचन सदैव बलपूर्वक और पूरक सदैव शीघ्रतापूर्वक हो। धीमी गति से प्रारंभ कर क्रमिक लयबद्धता से गति बढ़ाते हुए जब परिपूर्ण गति पर पहुंच जाए तो दाहिने स्वर से पूरक करके आंतर कुंभक और अंत में बाएं स्वर से रेचन कर बाह्य कुंभक। भस्त्रिका प्राणायाम। दाहिने स्वर से पूरा कर अंतर कुंभक करें। मंद वेग से बाह्य स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। तीव्र वेग वायु के देह के रोम रोम से अनुभव रहे हैं। शरीर का एक एक रोम रोम इस तीव्र वेग से रोमांचित हो गया है। प्रचंड वेग रक्त के देह की रग रग से अनुभव रहे हैं। सारी धमनियों में, सारी रक्तवाहिनियों में तीव्र वेग से रक्त दौड़ रहा है। प्रचंड ऊष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई है। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा पूरी देह को तप्त कर रही है। ऊष्म हुआ प्राण ऊर्ध्वरेतस हुआ है, ऊपर की तरफ चढ़ने के स्वभाव वाला हो गया है। सीने के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं है। तब अगले सोपान पर उज्जाई प्राणायाम। कंठ से घर्षण करते हुए पूरक, आंतर कुंभक, मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, बाह्य कुंभक। पूरक करने के पूर्व एक बार पूरी तरह फेफड़ों को रिक्त कर दें, तब पूरक करना प्रारंभ करेंगे। पूरी तरह फेफड़ों को खाली करें। अब कंठ को संकुचित करके पूरक करें। आंतर कुंभक। मंद वेग से बाह्य स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा कंठ में अनुभव हो रही है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे बाह्य कुंभक में मांसपेशियों पर उत्पन्न हुए तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, कंठ के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर जाकर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हैं वही विशुद्धि चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अभिलेष मात्र भी संदेह बाकी नहीं। अब कंठ से ऊपर कपाल तक अपने पूरे श्वसन तंत्र का शोधन कर देने के लिए कपालभाति क्रिया। दोनों थनों से समान वेग से रेचक पूरक,
रेचक करते समय नथुने फैलेंगे और पूरक करते समय सिकुड़ेंगे। बस उसी बात को लक्ष्य में रखें केवल कि नथुने फैलाते सिकुड़ाते हुए वायु को घर्षण करते हुए इस तरह से लेना है समान वेग से कि हर स्ट्रोक के कंपन आपको कपाल तक अनुभव हो। धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, अपनी क्षमता से गति बढ़ाएंगे, जब पूर्ण गति पर पहुंच जाए तो ठहर जाए। न अंदर लेना है न बाहर छोड़ना है, जहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही रुक जाना है। कपालभाति क्रिया। सहज साधारण श्वास, प्रचंडतम उष्मा, घर्षण से उत्पन्न उष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई समूची देह ऊष्म हो गई है, तप्त हो गई है। ऊष्म हुआ प्राण और ऊर्ध्वरतस हुआ है और ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे भ्रूमध्य में दोनों भवों के बीचों बीच जिस बिंदु पर घनीभूत हो रही है, यही शिव नेत्र है, यही आज्ञा चक्र में प्रवेश का द्वार, यही मानस के केंद्र में प्रवेश का द्वार, यही अंतराकाश में गमन का मार्ग है। इस द्वार से प्रवेश करने के पूर्व इस बढ़ी हुई ऊष्मा को शांत और शीतल करेंगे। शीतलता का परिणाम देने वाला पहला प्रयोग शीतली प्राणायाम, जिह्वा से घर्षण करते हुए पूरक, आंतर कुंभक, मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, बाह्य कुंभक, शीतली प्राणायाम। मंदवेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास देह के कण कण में व्याप्त हो गई पावनता, निर्मलता, शीतलता को अनुभव कर ले। वह प्रचंड ऊष्मा कुछ अंशों में शांत हुई है। देह के कण कण में पावनता, निर्मलता, शीतलता बह रही है। इन्हीं प्रभावों को द्विगुना करने के लिए और गहन शीतलता प्राप्त कर लेने के लिए, समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त कर लेने के लिए, मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त कर लेने के लिए दूसरा प्रयोग शीतकारी प्राणायाम। दंत पंक्तियां भींचकर जबड़ों को जकड़ करके दांतों के छिद्रों के बीच से वायु को शीतकार की ध्वनि के साथ वेग पूर्वक घर्षण के साथ पूरक करें। आंतर कुंभक, मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, बाह्य कुंभक, और जब बाह्य कुंभक न रह पाए तो विपरीत क्रम से बंध शिथिल और सबसे अंत में दंत पंक्तियां शिथिल, शीतकारी प्राणायाम। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सबसे अंत में दंत पंक्तियां शिथिल, गहनतम पावनता, निर्मलता, शीतलता देह के कण कण में व्याप्त हो गई है। वह प्रचंड ऊष्मा पूरी तरह शांत और शीतल हो चुकी है। समशीतोष्ण अवस्था प्राप्त हो गई है।
और यहाँ से मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता मिल गई। लेकिन मन के केंद्र में प्रवेश करने के पहले हमने इसके स्वभाव के, इसके गुणों की कुछ कल चर्चा की थी। आज इसी बात को आगे विस्तार देते हैं। थोड़ा मन को, प्रकृति को, उसके स्वभाव को समझ ले। जिस किसी पर काबू करना हो उसके सारे इन एंड आउट्स हमको पता होना चाहिए। उसके बगैर उस पर काबू करना, जैसे मान लो आपको शेर का शिकार करना हो, तो जब तक आपको उसकी क्या गतिविधियां हैं, कैसे वो मूवमेंट करता है, किन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है, ये सब पता होना चाहिए। सबसे हिंसक पशु है जंगली पशुओं में, और इतना आसान नहीं कि आप सीधे जंगल गए, हेलो लायन हाउ आर यू, ऐसे तो नहीं कर सकते, मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन हमने देखा है सर्कस में वो कैसे इशारों पर नचाता है। हमने सुन रखा है बचपन से कि ये जो जंगली पशु हैं ये सब आग से डरते हैं। लोग मशाल लेके चला करते थे अंधेरे में पुराने जमाने में। क्यों? कि आग से भयभीत होते हैं, और भयभीत होंगे तो भाग जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। पर हमने तो इसका उल्टा देखा। सर्कस में वो रिंग मास्टर एक लोहे की बड़ी सी रिंग पे चारों तरफ आग लगा देता है और उसको इशारा करता है और वो कूद पड़ता। क्या कमाल है। सबसे बड़ा अगर भय कोई दुनिया में है तो वो काहे का है? मौत का। इससे बड़ा कोई भय नहीं। और उसने उसके अंदर से मौत का भय निकाल दिया। व्हाट मिरेकल, कितना बड़ा कमाल किया है। आपको कोई कहे अंधे कुएं में कूद जाओ, कैसा निर्भय होकर के कूद पड़ा। उसका ये स्वाभाविक गुण है, किसी ने सिखाया नहीं है इन पशुओं को। अपनी लाइफस्टाइल वो नेचुरल जीते हैं, तो इनहेरेंट है ये चीज़ उसके दिमाग में, उसके ब्रेन में फीड किया हुआ कि ये आग जो है ये घातक है, नुकसानदायक है, और उस भय को उसने निकाल दिया। क्या कमाल किया। कैसे हुआ ये संभव? ट्रेनिंग, एग्जैक्टली ट्रेनिंग। और उसको ट्रेन करने के पहले उस रिंग मास्टर ने उसका साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर तरह की स्टडी की पहले। उसने उसके और अपने बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया। इसको मैत्री कहते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन है वास्तव में ये दोस्ती। जब तक गहरी दोस्ती नहीं होगी, पक्की दोस्ती नहीं होगी, पक्का विश्वास नहीं होगा, तब तक इतना समर्पण संभव नहीं। समर्पण नहीं, उसके इशारे पे कूद जाना मौत के मुंह में। तो कितनी गहरी दोस्ती स्थापित की उसने। तो मन के स्वभाव को, प्रकृति को समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। जब तक उसकी गहराई आपको पता नहीं होगी तब तक आप कैसे काबू कर पाओगे। तो पहला उसका जो गुण हमने समझा चंचलता का, पारे से उसकी तुलना करके। जैसा पारा मृत्यु तुल्य विष है, ऐसा ही मन भी अपने प्राकृत स्वरूप में, नेचुरल फॉर्म में हमारी मृत्यु का कारण है। लेकिन जैसे ही पारे को मूर्छित करके, औषधि बना करके रोग मुक्त कर दिया जा सकता है, ऐसे ही मन को भी अगर मूर्छना में ले जाया जाए तो वो रोग मुक्त करता है, औषधि बन जाता है, गुणात्मक बदलाव। इसको और एक उदाहरण से समझाया शास्त्रकारों ने। मन की तुलना हिरण से की। जंगली पशुओं में सबसे चंचल, तीव्र संवेगी, तीव्र वेगगामी, जो छोटा सा कहीं पत्ता भी अगर खड़का जंगल में तो तुरंत सतर्क होकर के अपनी स्थिति बदल देता है। इतना सतर्क है, अलर्ट है, और उतना चपल है कि तुरंत वो आंखों से ओझल भी हो जाता है। और इसलिए कोई भी कुशल शिकारी हिरण को वश में करने के लिए कभी अकेला नहीं जाता जंगल में, क्योंकि उसको पता है जब तक निशाना साधेगा तब तक तो वो निशाने से दूर भाग जाएगा। तो कुशल शिकारी क्या करता है?
ये टीम वर्क है। अपने साथ कुछ अपने साथियों को लेता है। वो कुछ ढोल नगाड़े, कुछ थालियां बजाते हुए, कुछ तालियां बजाते हुए जंगल में उसके आगे आगे चलते हैं। जैसे ही ये पहले न सुनी हुई आवाज़ वो हिरण पहली बार सुनता है तो एक क्षण मात्र के लिए स्तब्ध हो जाता है, ठहरता है परिवर्तन को पहचानने के लिए। बस वो कुशल शिकारी उस एक क्षण मात्र का उपयोग कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। ऐसे मन को पकड़ना पड़ता है कुशलतापूर्वक, बहला फुसला करके, भ्रमित करके। भ्रमित किया ना उन्होंने, ध्वनि पैदा की और उस ध्वनि पर उसको भ्रमित किया और पकड़ लिया। पकड़ना तो फिर भी आसान है, पकड़े रखना बड़ा मुश्किल है। ऐसा मन है, पकड़ना फिर भी सरल है, पकड़े रखना बड़ा मुश्किल है। आपने कान पकड़ रखा है हिरण का, लेकिन क्या उसका स्वभाव मिटा? छटपटाहट। दुनिया में कोई भी जीव गुलाम नहीं रहना चाहता, सब स्वाधीन रहना चाहता। किसको गुलामी पसंद है? किसी को दास्ता पसंद नहीं। सब स्वच्छंद रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी। और आपने उसकी दास्ता छीन ली, उसकी स्वतंत्रता छीन ली, उसको गुलाम बना लिया। कान पकड़ रखा है उसका आपने, वो तो आपकी पकड़ से छूट जाने के लिए पूरी जान लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा और छटपटाएगा। अगर आपकी पकड़, कब तक पकड़ के रखोगे? थक जाओगे ना आखिर। थोड़ी सी भी पकड़ ढीली छूटी कि वो भागा, कान छोड़ा था। मन भी ऐसे ही भागता है। हम कई जतन से उसको पकड़ते हैं, कई उपक्रम करते हैं, कई मंत्र पकड़ते हैं, कहीं भजन पकड़ते हैं, कहीं सत्संग पकड़ते हैं, और वो बार बार पकड़ में आकर के बार बार छूट के भागता है। फिर करें क्या? क्या उपाय? तो शिकारी भी कम कुशल नहीं है। उसने एक रस्सा बांध दिया उसके गले में। अब एक सिरा उसके गले से बंधा हुआ है और एक सिरा उसके हाथ में। अब छटपटाहट तो होगी, क्योंकि वो तो मुक्त होना चाहेगा ही, अधीन नहीं रहना चाहता। तो वो दौड़ मचाएगा, उछलेगा, कूदेगा, लेकिन पकड़ आपके रस्सी के एक छोर पर है। यानी आपने ध्यान करना सीख लिया। कुछ देर तक, जब तक वो ध्यान की धारा चलती है, जब तक वो वैचारिक प्रवाह चलता है, उसके ऊपर आपकी पकड़ बनी रहती है कि एक प्रोसेस आपने अडॉप्ट कर लिया है कि सांस को देखना ये भी एक प्रोसेस है। जो हमने शुरू में किया था वो भी एक प्रोसेस है। ऐसा कोई भी एक प्रोसेस आपने अडॉप्ट कर लिया तो प्रोसेस में बंधाया जितनी देर तक है उतनी देर तक रुकाओ। लेकिन रस्सी भी कब तक पकड़ के रखोगे? आखिर तो पकड़ ढीली छूटेगी, क्योंकि ये भी एक थकाने वाला काम हो गया ना। रस्सी को भी पकड़ के रखो हर समय, तो मन को भी पकड़ के रखो हर समय। तो 24 घंटे तो आप ध्यान में कैसे बैठे रह सकते हो? जीना तो पूरे 24 घंटे है दिनचर्या, और उसमें अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो फिर नियंत्रण करने का कोई लाभ नहीं हुआ। ये तो इट शुड बी ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफस्टाइल। ये तो आपके जीवन की शैली में आ जाना चाहिए, तब तो कोई परिणाम आया। उसके बगैर तो कोई परिणाम नहीं, फिजूल है फिर। तो रस्सी कब तक पकड़ के रखोगे? तो शिकारी ने भी एक कुशलता, उसने एक खूंटा गाड़ा और खूंटे से रस्सी बांध दी। अब जब तक खूंटा पक्का गड़ा है तब तक तो चाहे वो कितनी उछल कूद कर ले, छूट करके भागना नहीं। तो हमने भी एक विधि पकड़ ली, एक सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। रोज रोज प्रैक्टिस करते करते उस खूंटे से हमने उसका रस्सा बांध दिया। जब तक खूंटा पक्का गड़ा है तब तक वो, लेकिन क्या फिर उसका स्वभाव बदला? वो बदलना बड़ी मुश्किल का काम है। सिंह का स्वभाव बदला था रिंग मास्टर ने, कितना धैर्य रहा होगा उसके अंदर, कितना धैर्यपूर्वक उसने उसको ट्रेन किया होगा। तो उस हिरण को चंचलता का स्वभाव कैसे छूटेगा?
वो तो खूंटा भी तोड़ा करके भाग जाएगा। किसी दिन जोर लगाएगा, अपनी पूरी ताकत लगाएगा, खूंटे को उखाड़ देगा और भाग जाएगा। ये हर क्षण हमारा मन हमारे साथ कर रहा है। ये खेल निरंतर चालू है हमारे और उसके बीच में, कि जो जो खूंटे हमने गाड़े हैं सब उसने उखाड़ दिए। हमने कई खूंटे गाड़े, अभी तक 10-20 तरह के प्रोसेस तो हम अलग अलग शिविरों में सीख चुके हैं, फिर भी अभी परिणाम, अभी तभी तो नए शिविर की फिर ज़रूरत पड़ गई, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं थी। एक बार पहुंच गए बस, फिर बार बार कहाँ आवागमन, तभी ज़रूरत है उसकी, तभी खूंटे तक सीमित है मामला। तो फिर शिकारी क्या करे, उसको तो उसको अपने अधीन करना है। मुख्य लक्ष्य क्या है, उसको अपने काबू में इस तरह कर लेना कि कोई उसके पास अंकुश न रहे तो भी वो नियंत्रण में रहे, वो अनुशासन से परे न जाए। तो उसने एक पिंजरा लिया, पिंजरे में उसको कैद कर दिया, खूंटा भी गड़ा हुआ है, रस्सा भी बंधा हुआ है, और पिंजरे के दरवाजे को भी ताला लगा के चाबी भी गुम कर दी। तो पिंजरा कहाँ से लाओगे? ये अस्थि पंजर का पिंजरा। दरवाजे कौन से? जितनी हमारी सेंस ऑर्गन्स, वो सब दरवाजे जिनसे मन बाहर जाता है। मन किसी से भी तब तक अटैच नहीं हो सकता जब तक ये सेंस ऑर्गन्स हमारी उसके साथ अटैच नहीं होती। और जिससे मन अटैच होता है उसी को रिसीव करता है, जिससे डिटैच हो जाता है उसको रिसीव नहीं करता। जैसे एनेस्थीसिया देते हो आप लोग सर्जरी करने के पहले, उसका क्या नाम है? निश्चेतना विज्ञान। चेतना को विदा कर दिया थोड़ी देर के लिए कि भैया ये सर्जरी का काम बड़ा टफ है, और अगर इस समय बीच में दर्द हो गया और छटपटा गया पेशेंट तो सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको एनेस्थीसिया दे दिया पर्टिकुलर उस टाइम तक के लिए। ये सेंसेशन जाने नहीं चाहिए ब्रेन तक। किसको हमने स्टॉप किया है, किसको ब्लॉक किया है? सेंसेशंस को, यानी मन को ही ब्लॉक किया ना। अल्टीमेटली आपने मन को विदा कर दिया वहाँ से कि जितनी देर ये सर्जरी चल रही तुम जाओ, अभी तुम्हारा काम नहीं है, हमको अपना काम करने दो, फिर लौट के आ जाना। एक सुनिश्चित समय तक के लिए हमने तुमको यहाँ से विदा कर दिया। आप कंफर्टेबली सब कुछ कर लेते हो, पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो उससे वो पेन भी सबसाइड होता रहता है, और रिकवरी भी होती है, और सब होता है। और मन जिससे अटैच होता है केवल उसी को रिसीव करता है, जिससे डिटैच हो जाता है उसको रिसीव नहीं करता। तो दरवाजे कौन कौन से हैं? ये हमारी सेंस ऑर्गन्स। अगर दरवाजे बंद करना है तो सारी सेंस ऑर्गन्स को बंद करना पड़ेगा। रिसेप्शन बंद, काउंटर ही हटा दिया। तो किन किन से रिसीव कर रहे हैं? कान से, कान बंद। आँख से रिसीव कर रहे हैं, आँखें बंद। नाक से रिसीव कर रहे हैं, नाक बंद। मुंह से भी रिसीव कर रहे हैं, मुंह भी बंद। आँख, नाक, मुंह, कान सब बंद। ये सारे दरवाजे बंद। रस्सा कौन सा है? तो जैसे ही आपने पहले दिन जब अपन ने ओंकार की बात की थी, पहले दूसरे दिन अपने कान बंद किए थे, याद हो तो? जब कान बंद किए थे कुछ सुनाई दिया था? अंतर्नाद, ये अंतः प्रवर्तित नाद, ये अंदर से उठी गूंज थी जो हमने सुनी थी। बाहर से कहीं से नहीं आ रही थी आवाज, बाहर से तो दरवाजे बंद थे। इस अंतर्नाद पर ये है वास्तव में जो अंतर्नाद है, ये है रस्सा। श्वास है खूंटा, श्वास के खूंटे से, नाद के रस्से से मन को बांध दिया, सारे दरवाजे बंद कर दिए। जितना लंबा रस्सा होगा उतनी दौड़ होगी उसकी, उसको आज़ाद तो हो जाना है। ये उसका वो प्राणपण से चेष्टा करेगा तो सर पटकेगा दीवारों पर पिंजरे की, निकल भागना चाहेगा किसी भी तरीके से, चाहे वो दरवाज़ा न ढूंढ पाए न खोल पाए, लेकिन जतन तो करेगा। आप क्या करोगे? रस्से को छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि खूंटे से गला ही बांध दो उसका,
अब छटपटाहट सीमित हो गई उसकी, अब वो दीवारों तक भी उसके पहुंच नहीं रही। इसके बाद जो सबसे बड़ा काम उस शिकारी ने किया है, जो उसके और हिरण के बीच में मैत्री स्थापित करने वाला काम था, वो था उसको प्यार दुलार देना, उसका प्रिय आहार देना। अगर उसको उसका प्रिय आहार दो और उसको प्यार दुलार दो तो धीरे धीरे वो पालतू हो जाएगा। फिर आप दरवाजे भी खोल दो, पिंजरा भी हटा दो, खूंटा भी छोड़ दो, आपके और उसके बीच में जो अटूट मैत्री का संबंध बन गया है, अब आपका घर छोड़ के नहीं जाएगा। पालतू पशु हम पालते हैं, जिस दिन लाते हैं उस दिन तो बड़े अपरिचित ही होते हैं वो हमसे, लेकिन जब परिचित हो जाते हैं उसके बाद फिर कहीं दूर भी छोड़ के आ जाओ तो घर आ जाते हैं वापस। ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा अटैचमेंट आपके और आपके मन के बीच में। फिर किसी पिंजरे की ज़रूरत नहीं, किसी ताले की ज़रूरत नहीं, किसी रस्सी और खूंटे की ज़रूरत नहीं, कोई ध्यान की प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं। 24 घंटे मन के और आपके बीच में एक तालमेल है। ये तालमेल सतत बना रहे, सतत बना रहे। कोई एक भी मन की प्रतिक्रिया, मन का काम प्रतिक्रिया करना, आपकी कमांड के बाहर नहीं। इतने अलर्ट हो आप, इतने सजग हो कि कोई छोटी से छोटी बात भी, छोटी से छोटी घटना भी उसमें चूक नहीं। ये परफेक्शन आता है सतत। बहुत लंबे धैर्य के बाद उस शेर ने आज्ञा मानना शुरू किया होगा, बहुत लंबे ट्रेनिंग के बाद। लेकिन अगर उस पशु को ट्रेन किया जा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं? हम तो विवेकशील हैं, बुद्धिमान हैं, पर ये बुद्धि और विवेक की ज़्यादा रोड़ा बनती है हमारे रास्ते। दिमाग को आधा यूज करो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। एक तर्क करने लगता है, अपने अपने जस्टिफिकेशन देने लगता है। मतलब मन इतना आसान नहीं है काबू कर लेना, तो उसको धीरे से साधना। 2-3 प्रयोग हैं जिनको हमको अब आखिरी सोपाने बसी हमारे पूरे इस प्रोसेस का आखिरी पड़ाव। पहला प्रयोग है मूर्छा प्राणायाम, मन को मूर्छित करना। दूसरा है भ्रामरी, और अंतिम है बद्ध योनि मुद्रा या काकी मुद्रा। ये तीनों अपन सीखेंगे क्रम से। पहला क्रम है मूर्छा प्राणायाम। तो मूर्छना में क्या करते हैं? किसी मैकेनिज्म को शट डाउन करना। तो हम क्या करते हैं? पावर सप्लाई ऑफ करते हैं ना, सीधा तो सिस्टम है। किसी भी मैकेनिज्म को अगर आपको शट डाउन करना है तो आप क्या करोगे? पावर ऑफ। सिंपल प्रोसेस है एकदम। तो आपके ब्रेन के फंक्शंस को अगर आपको शट डाउन करना तो मन को अगर पकड़ना है तो ये तरीका सबसे कारगर है, सबसे आसान है कि जहाँ से उसको पावर सप्लाई मिल रही है उस सप्लाई लाइन को चेक करो। पावर सप्लाई कहाँ से मिल रही है? हार्ट से ब्लड जा रहा है ब्रेन की तरफ, कैरोटिड आर्टरी जो ले जा रही है ब्रेन की तरफ ब्लड। जब हमने जालंधर बंद लगाना सीखा था, गर्दन आगे झुकाई। जब आपने गर्दन झुकाई थी क्या केवल श्वास नली बंद हुई? ये रक्तवाहिनी भी तो अवरुद्ध हुई कि नहीं हुई? कितना कमाल का परिणाम है उस छोटी सी क्रिया, एकदम प्रारंभिक बेसिक। मैं कहता हूँ इसीलिए जो आधारभूत क्रियाएं अगर छोड़ दो आप तो आगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जालंधर बंद की इतनी अहम भूमिका। जैसे ही गर्दन आप झुकाते हो कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने लगता है, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ कम होने लगता है। और अगर जैसे जिन दिनों वोल्टेज कम आता हो तो 1000 वाट का बल्ब भी नाइट लैम्प की तरह टिमटिमाता हुआ जलता है।
ये स्थिति हमारे ब्रेन की होगी। ब्लड कम जाएगा, अपने आप इसकी प्रोसेस स्लो होने लगेगी। तो ये है मूर्छा प्राणायाम, मन को मूर्छना में ले जाना, ट्रैंकुलाइज कर देना। तो करना क्या है, प्रोसेस पे आ जाए। दोनों स्वर से पूरक, आंतरकुंभक, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। दोनों ही स्वर से रेचन, लेकिन रेचन के पहले जालंधर बंध पर कसावट बढ़ानी, इसको और दृढ़ता से ब्लॉक कर देना। हमने जालंधर बंध लगाया तब अभी सहज गर्दन झुकाई, इतने में कंठ अवरुद्ध हो गया। अब इसको थोड़ा सा दृढ़ता से और कस देना और टाइट ब्लॉक करना, और फिर धीरे धीरे दोनों स्वर से रेचन करना। अब आप कल्पना करो, रास्ता जो पहले ही अव्वल अवरुद्ध ही था, बहुत हमने कम स्पेस थी जिससे वो वायु बाहर आ रहा था। जब जालंधर बंध लगा कर रखते हुए हम रेचन कर रहे हैं, तो क्यों रेचन किया जालंधर बंध लगा कर रखते हुए? कि गति मंद रहे वायु के बाहर आने की, इसीलिए हमने उस नली को ट्विस्ट किया। अभी ये हमने दबाव और बढ़ा दिया। दबाव बढ़ाने से क्या हुआ, मानो ये एक ट्यूब है, वो हमारा श्वास नली है। जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया, इसकी जो इंटीरियर फेस है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और एक्सटीरियर फेस स्ट्रेच हो गई। अब वायु जो आएगा, इस हिस्से को अप्रभावित रखते हुए इस हिस्से पर दबाव बनाते हुए आएगा, जहाँ स्पेस मिल रही है उसको वहीं यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा। धीरे धीरे आएगा बाहर, क्योंकि रास्ता कम खुला हुआ है और जितना खुला है उतने से ही निकलना है, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट करता हुआ आएगा। ये सब प्रेशर ये हमारे मॉड्यूला पर क्रिएट करता है। जब आप टाइट ब्लॉक कर देते हो उसको, तो वापस जो वायु आ रहा है उसका एक प्रेशर मॉड्यूला तक तरंगें जाती है। ये है आज्ञा चक्र। भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर वो मन का केंद्र है। पहली बार पहचान मिलेगी आपको जब आप मूर्छा प्राणायाम करोगे कि हाँ, यहाँ है ये आज्ञा चक्र, ये है मन के नियंत्रण का केंद्र। यहाँ से मन का उद्गम है, यानी प्रकट यहीं से होता है। हर फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इसी में जाकर विलय हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो ये विलय करने का तरीका है। जैसे ही वहाँ हम उसको ब्लॉक करते हैं, वो जो कंप्रेशन मॉड्यूला पर होता है, तो ट्रैंक्विलिटी का इफेक्ट आता है ब्रेन में, उसकी एक्टिविटीज़ और कम होने लगती है और थोड़ा थोड़ा मन पर काबू आने लगता है। फिर मन के खेल समझ में आने लगते हैं कि कहाँ कब कैसे हमको मूर्ख बना के भागने वाला है, पता चल जाता है पहले से। अकॉर्डिंगली हम उसको कमांड करना सीख जाते हैं। तो ये पहला प्रयोग है मूर्छा प्राणायाम। दोनों स्वर से श्वास भरना, पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ लो। आंतरकुंभक करना, जब रेचन करने की इच्छा हो, जिस समय घुटन होने लगे, जालंधर बंध को दृढ़ता से कसना और मंद गति से दोनों नथनों से रेचन करके पूर्ण रेचन हो जाए तो वायु कुंभक करना। आप कुछ भी मत लिखो, मैं सब छपा छपाया दे दूंगा आपको। सारी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं पहले, आपको सब रेडी मिल जाएगा, रेडी लिखकर दे दूंगा। जब भी कहीं कोई भूल होने की गुंजाइश हो, जब उठा के देख लो, नट शेल में आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। आज लाने वाला था मैं, पर वो फिर मिस हो गया, दे देंगे। हाँ, कल दे देंगे। तो मूर्छा प्राणायाम में क्या करना है, दोनों नथुनों से भरना, अंदर रोकना। जब घुटन होने लगे, रेचन की बारी आए, जड़ता से जालंधर बंध को कसना और धीमी गति से रेचन करना। नाभि का संकुचन होगा, उड़ियान बंद लगाना है और बाह्य कुंभक करना। जितनी देर सुखपूर्वक बाह्य कुंभक रह सके उतनी देर रखना, न रहे धीरे से विपरीत क्रम से बंद शिथिल करते हुए वापिस आ जाना। अब ये बात की, इसके आगे वाली स्टेप हो, वो इसके बाद वाली स्टेप, ये मूर्छा प्राणायाम। समझ में आ गया? बराबर कर लें, हम साथ में ही कर लें तो खूब लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और अंदर रोकें।
जालंधर बंद पर कसावट बढ़ा दें। बाह्य कुंभक, विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, वायु के कंपन से उत्पन्न तरंगें भ्रूमध्य के ठीक पीछे शरीर और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर इस समय घनीभूत हुए हैं यही आज्ञा चक्र है, यही मन का उद्गम स्थल, यही मन के विलय का केंद्र है। मन अपने उद्गम में ही जाकर विलीन हो जा रहा है, यही चित्त का निवास स्थान है। मन शांत, प्रशांत और स्थिर होने लगा है। तरंगें शांत हो रही हैं, मन ठहरने लगा है। कुछ क्षण के लिए आपके आंख खोल करके देखने की, कोई क्रिया प्रतिक्रिया करने की भाव नहीं रहे। उस समय यह इतना प्लीजिंग एक्सपीरियंस है कि आंख खोलने की भी इच्छा नहीं होती। एक तरह से ये मूर्छना का प्रभाव मन पर, सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता आएगी। करना पड़ेगा रेगुलर प्रैक्टिस। अब मन मूर्छित तो फिर भी करना सीख लो, चलो पहली स्टेप है, आसान है। पर क्या मूर्छना सदा बनी रहेगी? वो तो संभव नहीं। पुनः पुनः वो अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में लौटेगा। पुनः पुनः वो फिर सारे प्रपंच खड़े करेगा। मूर्छना सदा तो नहीं बनी रहेगी। एक समय, निश्चित समय तक उसके प्रभाव रहते हैं, फिर धीरे धीरे एनेस्थीसिया का प्रभाव कम होने लगता है। ऐसे इस मूर्छना का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो फिर इसको पूरी तरह अपने काबू में कैसे करें? तो जैसे उस मृग को, हिरण को ध्वनि पर भ्रमित करके पकड़ा, ऐसे मन को भी, मन भी अपने आप में एक तरंग है, ध्वनि भी अपने आप में एक तरंग है। तो तरंग से तरंग पर विजय प्राप्त करना है, उससे पकड़ना है, अंकुश लगाना है तरंग के द्वारा। तो कैसी ध्वनि की तरंगें हों जो मन पर सेडेटिव इफेक्ट डाले, सेडेशन में ले जाए, एकदम तंद्रा में। तो योग विज्ञानियों ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया इजाद की है। हमने ओंकार नाद की जब बात की थी तो मूर्धा ये एक शब्द प्रयोग किया था, शायद आपका ध्यान हो। कंठ से ऊपर का जो क्षेत्र है, जहाँ से छिद्र ऊपर मस्तक की तरफ जा रहा है, वो मूर्धा का क्षेत्र कहलाता है। और बहुत सारे शब्द वहीं से निकलते हैं, मकार वाले सारे। उस केंद्र को संकुचित करके वायु पूरित करना और रेचन करना। जब वहाँ कंपन होगा तो ध्वनि आएगी। पूरक करते समय जो ध्वनि आएगी वो नर भ्रमर की ध्वनि। कितना विश्लेषण किया है, कमाल किया है। और जब रेचन करोगे तो मंद मंद भ्रमरी का नाद, मादा भ्रमर की गूंज, दोनों में उन्होंने अंतर किया है। कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहा होगा उनका। अव्वल तो अब हमारे यहाँ पॉल्यूशन इतना है कि वो भ्रमर देखने को ही नहीं मिल रही। बागीचों में भी भंवरे गायब है भी। तो नर भ्रमर की ध्वनि और मादा भ्रमर की ध्वनि, लेकिन इन दोनों ध्वनियों का केंद्र एक ही है। मूर्धा से ही उत्पन्न हो रही है ध्वनियाँ दोनों। तो लेते समय कंसंट्रेशन आपका मूर्धा पर। जब ये सक इन करोगे तो वहाँ टकराती हुई आएगी, तो एक गूंज सी उत्पन्न करती हुई आएगी, जो कंठ से नहीं होगी ध्वनि। कंठ की ध्वनि में जो हमने उज्जाई में किया था और उसमें गुणात्मक भेद है। आप सुनोगे तो पता चल जाएगा। इसमें सीखने लायक पूरक है। रेचक सरल है पर सीखने लायक जो है वो पूरक। पूरक में ही ज़्यादा कठिनाई आती है। तो कैसे करना है? ये भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रमर की गूंज के साथ पूरक आंतर कुंभक और फिर भ्रमरी के नाद के साथ रेचन बाह्य कुंभक। तो कैसे इसको वाइब्रेट करना मूर्धा को, तो मन को ही ले जाना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि और कोई टूल नहीं है दूसरा। वहाँ कंसंट्रेट करके ब्रीद इन करना, कैसे लेना है श्वास देख लो एक बार खाली कर लें पूरा, ताकि वेग अच्छे से अंदर आए, टकराहट अच्छी सी हो, ध्वनि अच्छी निकले और सुनाई दे बराबर स्पष्ट आपको। तो इसलिए पूरा खाली हो जाएगा एक बार। ध्यान मूर्धा पर। ये जब अंदर आया श्वास तो वहाँ कंपन कर रहा है, थोड़ी सी भी कंठ की ध्वनि इसमें मिली हुई है, वो भी ना आए। और एक बार सुना, क्योंकि सीधा मन को वहाँ ले जाना एक बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड है, और जब तक मन नहीं जाएगा तब तक वो परिणाम नहीं आएगा। तो मन वहाँ केंद्रित होना चाहिए मूर्धा पर। कौन वहाँ पर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर। देखो एक बार वो इसमें अब कंठ की भूमिका नहीं, जो खरखराहट आती है आवाज़ में वो कंठ से आती है, इसमें वो नहीं है। एक शरीर की ध्वनि आ रही है और यहाँ वाइब्रेशन मालूम पड़ेगा इस हिस्से में लेते समय। ये कंठ से ऊपर से आने वाली आवाज़ है, और निकलते समय भी वहीं से आवाज़ आएगी। तो ये तो हमने ओंकार सीखा तो सीख लिया, इसलिए हमारे आसान है। ओंकार के समय जब मकार का हमने गूंज किया तो समझ लिया, तो ये आसान है। लेने में ही सारी की सारी कठिनाई है, तो वो सीखना। तो ऐसा लेना एक बार और सुन लो, फिर प्रयत्न करेंगे अपन सब साथ में। लेने की प्रक्रिया बहुत स्पेशल है इसमें। तब करें हम सब लोग कोशिश। बताइए किधर होता है एग्जैक्टली है? किधर? एक तो कंठ के नीचे से श्वास नली और अन्न नली सब नीचे गई है, इसके ठीक ऊपर एक क्षेत्र जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है, जहाँ से रसों का स्राव नीचे आता है। ये हमारा अगर इसको एक सर्कल माने तो इसका सेंटर तालू से ऊपर, गले को सर्कल मानो, गले से ऊपर पूरी खोपड़िया को आपकी सर्कल मानो, तो इसका जो सेंटर है वहाँ ऊपर की तरफ से वो मूर्धा है। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ? आप एक सली यहाँ से डालो, एक ऊपर से डालो, बीच में मिलेगी दोनों जाकर के। वहीं से एक रास्ता नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जो ऊपर जा रहा है वो मूर्धा। तो अभी आपने सिर्फ अपन अभी इनहेलेशन को ही ज़्यादा स्ट्रेस करना है, वो ठीक ठीक पकड़ में आ जाए तो फिर पूरी प्रक्रिया बन गई, फिर आपने गढ़ जीत लिया। और फीलिंग के साथ उसको अनुभव करो। वहाँ कंठ से आने वाली आवाज़ से भिन्न है ये, उसको अनुभव करो, उसको ऊपर ले जाओ। अब कॉन्ट्रैक्शन और ऊपर की तरफ, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऊपर की तरफ। सॉफ्टनेस से आवाज, हार्ड नहीं, वो मधुर गूंज भ्रमर की। जितनी बार रिपीट करोगे और थोड़ा एडवांस होता जाएगा, क्योंकि रास्ता खुलता जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्शन वहीं हो रहा है। और देखो उसका सूदिंग इफेक्ट। अभी आप केवल ले ही ले रहे हो, अभी रोका भी नहीं है, बाह्य कुंभक भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, केवल ले रहे हो। कितना सूदिंग इफेक्ट है उसका ब्रेन में। ट्रैंक्विलिटी का फीलिंग आ रहा है, तंद्रा सी, क्या बस कुछ एकदम जैसे
मन शांत हो जा रहा है, स्थिर हो जा रहा है। गले से और ऊपर की तरफ आ जाएगा, बस अभ्यास से आ जाएगा। ठीक ठीक जगह पकड़ में आ जानी चाहिए कि कहाँ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, वो पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी अभी उसमें इन्वॉल्वमेंट है कंठ की, अच्छा, वहाँ से टकरा के ऊपर जा रही है, अभी सीधी वहाँ नहीं जा रही, इसलिए मिक्स है, वो आवाज़ भी मिक्स है। आप अनुभव करो, खरखराहट मालूम पड़े। नाक से इनहेलेशन तो नाक से हो रहा है। इनहेलेशन नाक से हो रहा है, पर वो कंठ में घर्षण हो रहा है उसका। जितना कंसंट्रेशन शार्प होगा उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। कितना कंसंट्रेशन शार्प उतना ही परफेक्शन। यहाँ से पता चलता आपका ये गला बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। नहीं, आपका बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऊपर। पहचानने का साइन ये हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन नहीं, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से सांस आएगी। बस संकुचन ऊपर की तरफ, मूर्धा। तो अब इसको कुंभक के साथ कर लें। एक बार कुंभक के साथ पूरक करें। जैसे ही पूरक पूरा हो, जालंधर बंद, मूल बंद, दोनों नथुने भी बंद। ऑफ कोर्स जितनी देर सुखपूर्वक रोक सकें रोक के रखना है। जब छोड़ना हो केवल नथुने खोलें, बंद लगे रहेंगे और ध्वनि के साथ जैसा भी अपन ने किया या जैसा ओंकार में अपन मकार का उच्चारण करते हैं वो करते हुए श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते समय नाभि का संकुचन अनिवार्य और पूर्ण रेचन होने पर बाह्य कुंभक में। ठीक, तो कर लें एक बार। विपरीत क्रम से बंद थे। कुछ बात समझ में आ गई तो आज इतना ही अपन, क्योंकि नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा। हाँ, तो अगली प्रक्रिया अपन कल सीखेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी तरह का इस पूरे प्रोसेस को जो आज अपन ने इंट्रोड्यूस किया इसमें? ओंकारनाथ करें।